हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ क्लब में। सोचो, एक ऐसी इंडियन कंपनी जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 41 कंट्रीज में अपना दम दिखा रही है, जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी दुनिया के टॉप ऑटोमेकर्स की ट्रस्टेड पार्टनर है और अब एग्रेसिवली एंटर कर रही है नॉन ऑटो सेक्टर्स जैसे एरोस्पेस, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मदरसन इंटरनेशनल अगले 5-10 सालों का एक ग्लोबल मल्टीबैगर बन सकता है, या फिर यूरोप के क्राइसिस और एफएक्स लॉसेस इसका ग्रोथ रोक देंगे? आज के वीडियो में करते हैं इसका फुल ब्रेकडाउन, नंबर्स, रिस्क और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के साथ। कंपनी का बिजनेस मॉडल एकदम रोबस्ट है, क्योंकि कंपनी ऑटो के साथ साथ अब नॉन ऑटो डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है। जैसे कंपनी एरोस्पेस, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, जिसके कारण इनका सिक्लिकल रिस्क कम हो जाता है। कंपनी ग्लोबली लोकल अप्रोच करती है, जैसे जहां प्लांट है वहीं से सप्लाई, इससे टैरिफ और ट्रेड रिस्क कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म ओईएम पार्टनरशिप से कंसिस्टेंट ऑर्डर फ्लोज बने रहते हैं, और क्वार्टर वन के पैक्स 1208 करोड़ से पता चलता है कि फोकस ऑन इमर्जिंग मार्केट्स प्लस नॉन ऑटो ग्रोथ। अगर हम बात करें क्वार्टर वन FY26 की फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में, तो रेवेन्यू रहा 30,212 करोड़ और एबिटा 2,466 करोड़। मार्जिन गिर के 8.2% रहे, जो कि लास्ट ईयर 9.6% थे। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 667 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जिसमें एफएक्स लॉसेस 93 करोड़ के थे और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट 110 करोड़ की, जिसका असर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। एक्सेप्शनल आइटम्स 155 करोड़ का हिट यूरोप रीस्ट्रक्चरिंग और इंटेंजिबल एमोर्टाइजेशन के चलते पड़ता हुआ दिखाई दिया। नेट लेवरेज 1.1x और पॉलिसी कैप 2.5x से काफी नीचे रहे। लिक्विडिटी 11,027 करोड़ की थी, जिसमें कैश और क्रेडिट लाइंस दोनों शामिल हैं। अब बात करते हैं मदरसन इंटरनेशनल के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी का मार्केट कैप 1,11,000 करोड़ के आसपास है। वहीं स्टॉक का पी 33 का है, जबकि आरओसी 13.7% का है और आरओई 12.2% का, जबकि ईवी टू एबिटा 10.8 का है। रिटर्न ऑन एसेट्स 4.60% के हैं। कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को कुछ डिविडेंड भी देती है, जो कि 0.54% का है, और डेट टू इक्विटी भी कंपनी का 0.49 का है, यानी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज भी दिखाई दे रहा है। और कंपनी की प्राइस टू बुक 3.20 की है, और बुक वैल्यू 33 रुपए के आसपास दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स की, तो जून 2024 में कंपनी की सेल्स 28,868 करोड़ की थी, जो जून 2025 में बढ़ करके 30,212 करोड़ की हो गई, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 4.5% के आसपास की ग्रोथ। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से घट करके 8% के होते हुए दिखाई दिए, जबकि नेट प्रॉफिट कंपनी का जून 2024 में 1,097 करोड़ का था, जो जून 2025 में गिर करके 606 करोड़ का हो गया, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट करीबन 43% से गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं ईपीएस भी करीबन 1.35 से गिर करके 0.48 का होता हुआ हमें दिखाई दिया। अगर हम बात करें कंपाउंड सेल्स की, तो कंपाउंड सेल्स 3 साल की 21% की रही और 5 साल की 13%, जबकि 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 60% का है और 5 साल का 26%, जबकि स्टॉक प्राइस 3 साल में मात्र 31% सीएजीआर से ग्रो हुआ है और 5 साल में 20% से। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल 704 करोड़ के आसपास है। वहीं रिजर्व 34,177 करोड़ के हैं और बोरोइंग्स 17,222 करोड़ की, जबकि अदर लाइबिलिटीज 39,978 करोड़ की दिखाई दे रही हैं। और फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के पास 33,181 करोड़ के हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट 6,600 करोड़ का। अगर हम बात करें की रेशियोज की, जहां डेटर्स डेज 56 डेज के हैं, इन्वेंट्री कंपनी के पास 64 दिन की दिखाई दे रही है, जबकि डेज पेबल 142 दिन के हैं और कैश कन्वर्जन साइकिल -21 डेज का, और वर्किंग कैपिटल डेज -16 डेज के दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स का स्टेक 48.60% के आसपास है, जबकि एफ आई आई 12.5% के आसपास स्टेक लिए हुए हैं, और डी आई आई 20% के आसपास, यानी प्रमोटर्स, एफ आई आई और डी आई को स्टेक मिला करके करीबन 80% का स्टेक हमें दिखाई दे रहा है। वहीं गवर्नमेंट का स्टेक 0.05% का भी है और पब्लिक का भी स्टेक 18% के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी प्रमोटर्स, एफ आई आई और डी आई आई का संतुलित स्टेक हमें कंपनी में दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें डिविजनल परफॉर्मेंस की, तो वायरिंग हार्नेस से रेवेन्यू 8,326 करोड़ से बढ़कर के 8,640 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया, जबकि एबिटा 11.7% से गिर करके 11.4% का हो गया। वहीं मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर में रेवेन्यू 15,193 करोड़ से गिर करके 15,008 करोड़ का हो गया, जबकि एबिटा 8.7% से घट करके 6.4% का होता हुआ दिखाई दिया।
विजन सिस्टम्स में रेवेन्यू 4,997 करोड़ से बढ़ करके 5,137 करोड़ का हो गया, जबकि EBITDA 9.5% से घट करके 9.2% का हो गया। इंटीग्रेटेड असेंबलीज में रेवेन्यू 2,523 करोड़ से बढ़ करके 2,819 करोड़ का हो गया और EBITDA 10.1% से बढ़ करके 11.4% का हो गया। जबकि इमर्जिंग बिजनेसेस में रेवेन्यू 2,591 करोड़ से बढ़ करके 3,702 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया और EBITDA 12.2% से गिर करके 8.4% का हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर वन में 3 न्यू प्लांट्स ऑपरेशनलाइज हुए और 11 पाइपलाइन में हैं इंडिया, चाइना, पोलैंड और यूएई में। स्ट्रेटेजिक टाई अप्स हुए एक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया के साथ ईवी और हाइड्रोजन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और मैक ऑटो ताइवान के साथ सनशेड सिस्टम्स के लिए। नॉन ऑटो वर्टिकल्स एरोस्पेस, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम बात करें कुछ रिस्क और चैलेंजेस की, तो यूरोप में वीक डिमांड और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट शॉर्ट टर्म प्रेशर बनाए हुए है। एफएक्स वॉलिटिलिटी 93 करोड़ का डायरेक्ट हिट सिर्फ एक क्वार्टर में देखने को मिला है। कमोडिटी स्विंग्स, कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस ऊपर नीचे होने से मार्जिन स्क्वीज हुए हैं और न्यू एक्विजिशन से इंटीग्रेशन कॉस्ट अभी भी मार्जिन पे प्रेशर बनाए हुए है। कंपनी के ऊपर ग्रॉस डेट 17,990 करोड़ का दिखाई दे रहा है और स्ट्रक्चर्ड मैच्योरिटीज रीफाइनेंसिंग रिस्क मिनिमम बनाए हुए हैं। नेट डेट टू एबिटा 1.1 टाइम्स है, जो कि सेफ जोन में है विद एम्पल हेडरूम। अगर हम बात करें बिजनेस आउटलुक की, तो मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाला ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट से हो सकता है और नॉन ऑटो बिजनेस से भी। डेवलप्ड मार्केट अभी भी चैलेंजेस में है। मैनेजमेंट का प्लान है यूरोप रीस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का। लॉन्ग टर्म फोकस है एरोस्पेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस पर, जो कि कंपनी के लिए नेक्स्ट ग्रोथ पिलर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मदरसन इंटरनेशनल का क्वार्टर वन FY26 एक मिक्स्ड स्टोरी है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ प्लस 11,000 करोड़ की लिक्विडिटी और नॉन ऑटो बिजनेस का 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ यूरोप रीस्ट्रक्चरिंग और एफएक्स वॉलेटिलिटी अभी भी मार्जिन पे प्रेशर बनाए हुए है। मेरी राय में मदरसन इंटरनेशनल एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉलिड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और नॉन ऑटो ग्रोथ स्टोरी बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एफएक्स और मार्जिन प्रेशर की वजह से वॉलेटिलिटी देखनी पड़ सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या मदरसन बनेगा अगला ग्लोबल मल्टीबैगर या सिर्फ एक स्लो एंड स्टडी कंपाउंडर बन के रह जाएगा? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स वेल्थ क्लैब को, जहां आपको मिलता है सबसे डिटेल्ड और इंगेजिंग एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।